चलिए तो हम लोग ऑटोकॉइड समझ रहे हैं। एक्चुअली जो ऑटोकॉइड्स होते हैं काइंड ऑफ लोकल केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो अपना एक एक्शंस क्रिएट करते हैं जो काफ़ी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है। वो भी कुछ अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करके रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो अगर वो रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स तो वी कैन अचीव गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स और डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऑटोकॉइड्स में पहले हिस्टामिन देखा है। देखते हैं कि कौन कौन से ऑटोकॉइड्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अमाइंस होते हैं और अमाइंस में हिस्टामिन और सीरोटोनिन होते हैं, जो हमने ऑलरेडी हिस्टामिन डिस्कस किया हुआ है। आज हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे सीरोटोनिन के बारे में। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एक है जो भी हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर है ल्यूकोट्रायंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन एंड कैलेडिन। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करेंगे इसके बाद के लेक्चर में। ल्यूकोट्रायंस कम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शायद इसी लेक्चर में थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। पीएएफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा क्लिनिकल एप्लीकेशन है नहीं, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे नहीं। ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन है हमारे ऑलरेडी जो सीवीएस लेक्चर्स हैं, उसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पे यूज़ होती है। उसमें हमने ये दोनों के बारे में ब्रीफ में डिस्कशंस किया हुआ है। इसके बारे में भी ज़्यादा क्लिनिकल एप्लीकेशन है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग ऑटोकॉइड्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सीरोटोनिन डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो सीरोटोनिन हमने एक्चुअली कवर्ड किया हुआ है। आप हमारे प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन मिलेगा। तो माइग्रेन पढ़ाने से पहले हमने काफ़ी सारे कंसेप्चुअली सीरोटोनिन के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी हमने सोचा कि एक अलग से सीरोटोनिन के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर बनाया जाए तो हेल्प हो जाए। अदरवाइज़ आपको वो देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो सीरोटोनिन है, जैसे हर एक जो ऑटोकॉइड है अपने या फिर केमिकल्स अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे हिस्टामिन भी अपने रिसेप्टर्स पे काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन अपने रिसेप्टर्स पे काम करता है, ल्यूकोट्राइन। तो उसी प्रकार से ये जो सीरोटोनिन है उसकी भी अपनी रिसेप्टर्स की एक फैमिली है, वो रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे रिसेप्टर्स हैं। ऐसे पाया गया है कि 5HT, इसके जो रिसेप्टर्स को 5HT रिसेप्टर्स कहा जाता है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 5HT 1 to 5HT 7 रिसेप्टर्स अवेलेबल है। उतना ही नहीं, उसमें सब टाइप भी काफ़ी हैं। जैसे आप 5HT 1 में देखेंगे तो 1A, 1B, 1D, 1E, 1F जैसे हैं। 2 के अंदर देखेंगे तो 5HT 2A, 2B, 2C अवेलेबल है। 3 एक अलग रिसेप्टर्स हैं, 4 अलग रिसेप्टर्स हैं, 5 के अंदर फिर से एक सब टाइप है, और 6 और 7। तो इस टाइप से सब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। और ये स्लाइड में मैं आपको ज़्यादा पिन पॉइंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो सीरोटोनिन फैमिली के सभी जो रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, सिर्फ एक रिसेप्टर्स को छोड़ के, और जो है 5HT 3। तो 5HT 3 रिसेप्टर्स हैं वो लाइगैंड गेटेड आयन चैनल वाला रिसेप्टर्स हैं। तो कई बार ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तो 5HT 3 एक रिसेप्टर्स हैं जो लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर्स हैं। अदरवाइज सभी जो रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। अब जी प्रोटीन में भी जैसे हमने ऑलरेडी जनरल फार्मेक में डिस्कशंस किया था कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। वो एक्साइटेटरी हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी हो सकते हैं, ठीक है, या इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछते हैं तो इसीलिए ये मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे मैंने एक कम्प्रिहेंसिव चार्ट आप लोगों के लिए दिया है कि जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि हर एक रिसेप्टर्स के साथ क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 4 रिसेप्टर्स बेसिकली क्लिनिकल डिस्कशंस करेंगे। 5, 6, 7 जितना क्लिनिकल रोल नहीं है, तो इसीलिए 5HT 1, 5HT 2, 5HT 3 एंड 5HT 4 रिसेप्टर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर 5HT 1 की बात करें तो उसमें क्लिनिकली 2 रिसेप्टर्स ऑफ सब टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है 5HT 1A, उसके बारे में देखते हैं। तो 5HT 1 है वो प्री साइनेप्टिक एक प्रकार का ऑटो रिसेप्टर्स है और वो मॉड्यूलेट करता है सीरोटोनिन का रिलीज। तो अगर क्लिनिकल इंप्लीकेशंस देखें तो 5HT 1A रिसेप्टर्स के ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट डेवलप किए गए हैं, और ये पार्शियल एगोनिस्ट हैं वो सीरोटोनिन का रिलीज मॉड्यूलेट करते हैं, और इसीलिए एज एन एंटी एंजाइटी मेडिकेशन काफ़ी ड्रग्स बनाई गई है ये रिसेप्टर्स पर पार्शियली एगोनिस्टिक काम करके, जिसमें बसपाइरॉन, इप्सापाइरॉन, गेपाइरॉन जैसी ड्रग्स हैं। ये हमने जब CNS के अंदर एंटी एंजाइटी कवर किया था उसके अंदर ये सेक्शन हमने लिया था।
तो यूजुअली एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, लेकिन ये एक अलग रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, सीरोटोनिन का लेवल मॉड्यूलेट करती है, और इसीलिए यहाँ के उसका क्लिनिकल इंप्लीकेशन आप याद रख सकते हैं। 5-HT1A के साथ जुड़ी हुई पार्शियल एगोनिस्ट है, एज एन एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस अवेलेबल है। फिर 5-HT1 में दूसरा भी सब टाइप ऑफ रिसेप्टर्स है, जिसे 5-HT1B 1D रिसेप्टर्स कहा जाता है, जिसका मेन काम है कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेनियल ब्लड वेसल्स। तो माइग्रेन जब हमने पढ़ा था तब हमने इसका इम्प्लीकेशंस देखा था कि माइग्रेन में क्या होता है कि दो चीज़ें एसोसिएटेड होती है। माइग्रेन में एक चीज़ होती है इन्फ्लामेशन और दूसरी चीज़ होती है वाजो डायलेटेशन। तो दोनों चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से मैनेज करें तो हम लोग माइग्रेन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए वाजो कंस्ट्रिक्टिंग ड्रग का वहाँ पे यूज़ होता है, जो इन्फ्लामेशन कम करने वाली ड्रग्स का यूज़ होता है। तो 1B 1D एगोनिस्ट के जो बनाए गए हैं, जिसमें सुमाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान मीन्स के ट्रिप्टान ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो अक्यूट माइग्रेन में काम आती है। तो अगर माइग्रेन इनिशियली है तो आप एनसेड्स ग्रुप ऑफ मेडिकेशन से चला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा है, मैनेज नहीं हो रहा है एनसेड्स से, तो उस सिचुएशंस में फिर आप ये ट्रिप्टान्स के ऊपर जा सकते हैं। ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेनियल वेसल्स करके माइग्रेन को कम करते हैं। फिर आते हैं 5T2 रिसेप्टर्स के ऊपर। तो उसमें 2A 2C फेमस ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स हैं, सब टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं। इसके ऊपर ज़्यादा तो यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी एज एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ आप याद रखें, किटानसेरिन, रिटानसेरिन, सेरिन जैसी मेडिकेशन है वो 2A 2C की एंटागोनिस्ट है, और एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ये डेवलप की गई थी, लेकिन यूज़ नहीं होती है। इसलिए फिर भी आप एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या कई बार MCQ में ये पूछते हैं तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2A 2C के ऊपर एंटागोनिस्टिक एजेंट है जो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम करते हैं। कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसी कुछ ड्रग थी 1B 1D के ऊपर जो क्रेनियल ब्लड वेसल को कंप्रेस कर रही थी। लेकिन ज़्यादा क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ये है, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ 2A 2C रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो जो नई सेकंड जनरेशन या उसे कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक स्पेशली जो बनाई गई है, जिसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स और एंडोक्राइनोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, जहाँ पे D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी मीन्स की जो ब्रेन में डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स है उसको ज़्यादा ब्लॉक नहीं करती, लेकिन सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके जो एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं उसको ये कवर करती है। तो इसलिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के तौर पे 2A 2C के एंटागोनिस्ट क्लिनिकली काफ़ी यूजफुल है। फिर आते हैं 5HT3 रिसेप्टर्स के ऊपर। तो 5HT3 अलग है, जैसे हमने बात की थी, एक प्रकार के एक ही हैं जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, और उसके एंटागोनिस्ट जब हम GIT कवर करेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि उसके एंटागोनिस्ट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑन्डानसेट्रॉन, ग्रानीसेट्रॉन मीन्स के सेट्रॉन से एंड होने वाली कुछ मेडिकेशंस हैं, वॉज एन एंटी इमेटिक वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाली है। और ये छोटी मोटी वॉमिटिंग नहीं, कीमोथेरापी इंड्यूस कीमोटैक्सिक ड्रग्स, जो कीमोथेरेपी वाली ड्रग होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, उस ड्रग से जुड़ी हुई वॉमिटिंग में ये यूज़ होता है। प्राइमरी में आपको बताऊं तो जब भी हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और वो सेल्स के अंदर से सीरोटोनिन रिलीज होता है, और वो सीरोटोनिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है जो है 5HT3। ये रिसेप्टर्स मोस्टली पेरिफेरी में होते हैं और वो सिग्नल्स ले जाते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स के अंदर, तो जिससे वॉमिटिंग होती है, ट्रिमेंडस वॉमिटिंग होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि 48 आवर्स के बाद भी वॉमिटिंग चलती रहती है, तो इट्स ए ट्रिमेंडस वॉमिटिंग। तो और कोई मेजर से ये कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली 5HT3 रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट बनाए गए हैं, जिसमें ऑन्डानसेट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आपने ब्रांड नेम सुना है दैट इज एमसेट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है। फिर आए हैं 5HT4 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट। 5HT4 रिसेप्टर्स हैं, हम GIT में इसका रोल इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मीन्स की जो प्रॉपर डायरेक्शनल मूवमेंट है वो बढ़ाता है, अपर टू लोअर GIT। तो ये जो प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको ये प्रमोट करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी। सो जो 5HT4 के ऊपर काम करती है ड्रग्स, एगोनिस्टिकली काम करती है ड्रग, वो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती है, मीन्स की जो एक्टिविटी है वो उसकी डायरेक्शंस में बढ़ाती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्पेशली कंट्रैक्शंस वाली, तो पेरिस्टाल्सिस करती है। तो इसीलिए उसकी एगोनिस्टिक ड्रग्स बनाई गई है, जिसमें सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, रेंजाप्राइड, प्राइड से एंड होने वाली मेडिकेशन है, इसे प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन भी कहा जाता है। और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में प्राइमरीली यूज होता है, क्योंकि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो गैस्ट्रिक फूड है ऊपर आता है, माउथ में आता है, कई बार ज़्यादा होता है तो वॉमिटिंग होती है, तो उसे कर्ब करने के लिए, प्रोकाइनेटिक मूवमेंट्स बढ़ाने के लिए 5HT4 एगोनिस्ट हेल्प करते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5-HT1 के पार्शियल एगोनिस्ट थे, 5-HT1 भी 1D के भी एगोनिस्ट थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि 5-HT1 के एगोनिस्ट है ज़्यादा क्लिनिकल यूज़ में, 5-HT2A2C के एंटागोनिस्ट ज़्यादा यूज़ में है, 5-HT3 के अगेन एंटागोनिस्ट यूज़ में है, और 5-HT4 एगोनिस्ट के एगोनिस्ट ज़्यादा यूज़ में है। तो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, इस प्रकार का भी एक आप क्लिनिकल पिक्चर रट सकते हैं याद रखने के लिए। तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से रिसेप्टर्स हैं और उसके ऊपर काम करने वाली क्लिनिकल इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। कुछ नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स भी हैं जो सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, जिसमें एक नाम है, आप याद रखें, सिप्रोहेप्टाडीन। ये ड्रग काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, एक सिरप के तौर में अवेलेबल है। मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा, या फिर FDA ने भी शायद अभी उसको प्रमोट नहीं किया है, लेकिन ये शायद ऑफ लेबल यूज होती हैं चिल्ड्रन में वेट गेन प्रमोट करने के लिए। ऐसा माना गया है कि सिप्रोहेप्टाडीन से एपेटाइट बढ़ती है बच्चों की, तो इसीलिए इससे वेट गेन प्रमोट करने के लिए कई बार ऑफ लेबल यूज़ किया जाता है। लेकिन ये काम कैसे करती है, तो मेनली ये सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर, स्पेशली 5-HT2 रिसेप्टर्स जो 2A रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करती हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस करती है, और साथ साथ में हिस्टामिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। तो ऑब्वियसली इससे एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी जुड़ी हुई है, एंटी हिस्टामिनिक साइड इफेक्ट्स भी इससे हो सकती हैं। तो बच्चों में यूज़ करने से पहले उसे ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर एडवाइस से ही लेना चाहिए। तो ये एक ड्रग आप याद रख सकते हैं जिसका नाम है सिप्रोहेप्टाडीन। दूसरी एक मेडिकेशन है मेथिसर्जाइड, जो हमने माइग्रेन कवर किया था, उसके अंदर हमने देखा था स्पेशली ये प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन के अटैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर से अटैक ना आए इसलिए ये भी उसी प्रकार से काम करती है, 5-HT2A2C एंटागोनिस्टिकली, और साथ में उसकी 5-HT1 एगोनिस्ट एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसे नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स कहा जाता है कि मोर देन 1 रिसेप्टर्स के ऊपर ये काम करती है। तो 2 और 1 दोनों के ऊपर काम करती है। आगे वाली तक देखिए हमने 2 के साथ साथ मस्करिनिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, सॉरी मस्करिनिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी काम करती है। तो मेथिसर्जाइड माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में यूजफुल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेथिसर्जाइड के साथ जुड़ी हुई है, कई बार MCQ पूछते हैं इसमें से, वो है उसकी साइड इफेक्ट्स। प्रोलॉन्ग यूज मेथिसर्जाइड का एसोसिएटेड विथ पेरिटोनियल और रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस। तो ऐसी ड्रग्स बहुत कम है जो फाइब्रोसिस कराती है, स्पेशली रिट्रोपल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है। ऐसी ड्रग्स हमने एंटी एरिथमिक में एक पढ़ी थी, दैट इज एमियोडेरॉन। ठीक है, एक ब्लियोमाइसिन मुझे याद आ रही है, उसमें एक ड्रग आप ऐड कर दीजिए मेथिसर्जाइड। तो ये आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं एक अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स का। फिर LSD हमें पता ही है, एक पावरफुल हेलुसिनोजन है, अब्यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइन इसे कहते हैं। ये एक अर्गट डेरिवेटिव है, तो ज़्यादा यूज़फुलनेस तो वैसे उसकी कम है, लेकिन इसके अंदर से कुछ एनालॉग्स बनाए गए हैं। कैसे काम करती है, तो सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, जिसमें मल्टीपल रिसेप्टर्स हैं, 5-HT5-7 तो है, अलावा 1, 2 उसके ऊपर भी काम करती है। तो एगोनिस्टिक एक्टिविटी है इसके ऊपर से, और पॉपुलर हेलुसिनोजन ड्रग है, अब्यूज़ पोटेंशियल इसका है काफ़ी। फिर कुछ नई ड्रग्स हैं जो अप्रूव की गई है, जैसे आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, फ्लिबानसेरिन करके एक नई ड्रग है जो अप्रूव की गई है, हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, जो सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है जिसमें उनमें हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर कहते हैं। स्पेशली प्री मेनोपोजल वुमन के अंदर काफ़ी पाया गया है, तो उसके लिए सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करने वाली 5-HT1 है एगोनिस्ट एंड 5-HT2 है एंटागोनिस्टिकली एक्टिविटी, जैसे मेथिसर्जाइड करती है उसके आजू बाजू की एक्टिविटी है, तो वो ड्रग का नाम है फ्लिबानसेरिन। MCQ में कई बार शायद आपको पूछ सकते हैं। फिर एक नई ड्रग है जो ओबेसिटी के लिए बनाई गई है, जो 5-HT2C एगोनिस्टिकली एक्टिविटी करती है, जिसका नाम है लॉर्कासेरिन। तो ये भी एक दो सेरिन से एंड होने वाली मेडिकेशंस है। अब हम बात करते हैं अर्गट अल्कलॉइड के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है, वैसे ये कम यूज़ होती है ये ड्रग, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ें हमें याद रखनी है। फार्मेकोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि सर क्यों पुरानी ड्रग्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा यूज़ अभी होती नहीं है, लेकिन वो ड्रग्स के साथ काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन जुड़ी हुई थी, और इसीलिए फिर उसको चेंजेस करके नई ड्रग्स डेवलप उसमें से बनाई गई जिसमें वो साइड इफेक्ट्स ना हो। तो वो क्या आइडियाज़ थी, वो क्या सिग्निफिकेंट एडीआर थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी भी काफ़ी टेक्स्ट बुक में ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकॉल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं,
लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड था क्री बेबी सिंड्रोम, बोन मैरो सप्रेशन सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड था, इसलिए वो जानना ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए बुक्स में ऐसी ओल्डर जनरेशन ऑफ ड्रग्स भी कई बार रखी गई है, प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो अर्गट अल्कलॉइड है वो फंगस में से डिराइव्ड है, क्लेविसेप्स परप्यूरा करके फंगस है उसमें से डिराइव्ड होती है, और इसके नाम काफ़ी आपने सुने होंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एक टाइप के ही नाम है, तो आपको रिपीटेशंस करना पड़ेगा और उनको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे एक हो गया अर्गोटेमाइन और डाईहाइड्रो अर्गोटेमाइन, तो इसे आप अलग रखिए। अर्गोटेमाइन है और उसमें हाइड्रोजनेशंस किया जाता है। फिर हो गया अर्गोमैट्रिन जिसका दूसरा नाम है अर्गोनोविन। फिर है अर्गोटॉक्सिन। फिर ब्रोमोक्रिप्टिन, मैथीसर्जाइड जैसे हमने एक बात की थी, वो भी एक अर्गट डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये जो अर्गट डेरिवेटिव्स हैं वो भी अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, जैसे पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करती है सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स ऊपर, अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर भी इसकी एक्टिविटी है, और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी उसकी एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं। तो कई बार क्या है कि जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स के ऊपर मेनली उसकी एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ की अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी की वजह से वाजो डायलेशन होगा, लेकिन कुछ की अल्फ़ा एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, अल्फ़ा एगोनिस्टिक एक्टिविटी है और इसकी वजह से वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है, और वाजो कंस्ट्रिक्शन अल्फ़ा एगोनिस्टिक एक्टिविटी की वजह से होता है अर्गोटेमाइन में। तो अर्गोटेमाइन से काफ़ी जो वाजो कंस्ट्रिक्शन टिपिकल देखा गया था, और उस वाजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि इवन गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ड्राई गैंग्रीन ऑफ हैंड एंड फीट एंड कोरोनरी वाजोस्पाज्म एसोसिएटेड है। तो इसीलिए ये जो अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, जैसे हमने बात की थी, ये एंटागोनिस्टिक नहीं है, अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, और अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी होने की वजह से ही वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ऐसी अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी कम होती है, कैसे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ कंपाउंड करते हैं। तो जो अर्गोटेमाइन है उसका हाइड्रोजिनेशन करके डाईहाइड्रो अर्गोटेमाइन बनाया गया, जिसमें ऐसी अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी कम हो गई, जिससे कंपेरेटिवली ये गैंग्रीन और वाजोस्पाज्म कम होता है। फिर भी अगर कोई भी कार्डियक पेशेंट्स है तो इस टाइप की ड्रग्स अवॉइड करना चाहिए। तो अर्गोटेमाइन और डाईहाइड्रो अर्गोटेमाइन की बात की तो यूज़फुलनेस उसकी ज़्यादा है एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में। जैसे हमने बात की, हमारे पास ट्रिप्टान्स अवेलेबल है, हमारे पास एनसेड्स अवेलेबल है। तो इनिशियली अर्गट भी काफ़ी यूज़ किए गए थे, लेकिन उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जैसे बात की कि इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है, कोरोनरी वाजोस्पाज्म हो सकता है, तो इसलिए आपको चांस नहीं लेना चाहिए कार्डियक पेशेंट्स में। फिर जो दूसरी डेरिवेटिव्स हैं जिसमें डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, उसे कैडरगोक्राइन भी कहते हैं, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन है, वो डिमेंशिया की ट्रीटमेंट में यूजफुल है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हमने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन सा अर्गट कौन सी ट्रीटमेंट में यूजफुल है, सिर्फ आप इतना जानिए, दैट इज इनफ। तो डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन है वो डिमेंशिया की ट्रीटमेंट में यूजफुल है। ब्रोमोक्रिप्टिन एक सेपरेट मेडिकेशन है, कई जगह पे यूजफुलनेस उसका आएगा, जैसे पार्किंसनिज्म में, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एंड एक्रोमेगाली। तो ये सभी चीज़ों के अंदर ब्रोमोक्रिप्टिन बीइंग अर्गट डेरिवेटिव्स यूजफुलनेस है। और अभी अभी ब्रोमोक्रिप्टिन का डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी रोल उभर के आ रहा है। फिर है मैथीसर्जाइड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन अटैक्स, हमने ऑलरेडी डिस्कशंस किया है। तो क्योंकि ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है, तो डोपामिन और प्रोलैक्टिन, हमें पता ही है कि डोपामिन का एक इनहिबिटरी कंट्रोल होता है प्रोलैक्टिन के अंदर, तो इसीलिए ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में यूजफुल है। सेम गोज फिर ग्रोथ हार्मोन, तो उसके ऊपर भी एक इनहिबिटरी कंट्रोल होता है, और वो लाने के लिए एक्रोमेगाली जैसी सिचुएशन में यूजफुल है। तो होपफुली ये हमारा जो सीरोटोनिन के ऊपर पूरा जो टॉपिक था आपको अच्छा लगा होगा, जो डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हमने माइग्रेन्स डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर जो ओनली सीरोटोनिन और उसके साथ जुड़ी हुई ड्रग्स ब्रीफली डिस्कस की हुई है। जैसे हमने बात की थी, अगर माइग्रेन के बारे में आपको जानना है तो फार्माकोथेरापी और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग ऑफ माइग्रेन की तरह वो हमारे प्रैक्टिकल सेक्शंस में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।